तो दोस्तों, प्यार में सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि साथ में खड़ा रहने का वादा, हर मुश्किल का सामना करने का हौसला और एक दूसरे के लिए जीने मरने का जज्बा होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानी के लिए मिलते हैं दोस्तों, जल्दी। आज आपको मैं एक 22 साल के लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक सेठ आदमी के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। लड़के की जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह सेठ के पास जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता और खाना बनाकर खाता, फिर सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर 3 गठरी लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह आदमी काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही चलकर सफर कर रहे थे, और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था, और वह भी उसी रास्ते में जा रहा था जिस रास्ते में उन बूढ़े आदमी को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े आदमी के पास से होकर गुजरा। इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हो? यह गठरी बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा टाइम तक इस गठरी का बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक गठरी को ले लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। लड़का उन बूढ़े आदमी की सारी बातें सुनता है और उन बूढ़े आदमी से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। कहिए, आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर लड़के ने उन बूढ़े आदमी की एक गठरी उठाकर और अपने कंधे पर ले ली, और तभी उस लड़के को यह एहसास हुआ कि यह गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और बूढ़ा आदमी दोनों रास्ते में आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह एक गांव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे, और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे, जैसे मानो वह भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए। तो लड़का उन बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा, इस गठरी में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह गठरी इतनी भारी है? इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे और सोने के कुछ सिक्के भरे हुए हैं। इसी कारण यह गठरी में बहुत वजन है। उन बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह बाबा जरूर कोई बड़े व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे और सोने के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह गठरी दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे और सोने के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीतता गया और वे दोनों एक नदी के किनारे जाके पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी मस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह बूढ़ा आदमी अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन बूढ़े आदमी से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 गठरी लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 सोने के सिक्के दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दे तो भी मैं आपका सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत भारी है
इस पर वह बूढ़ा आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत भारी है। उन बूढ़े आदमी की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह बूढ़े बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना कीमती खजाना लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन बूढ़े आदमी से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप रास्ते में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर एक सुनसान रास्ता आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह बूढ़े आदमी कब तक दौड़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ भी पाएंगे, और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी जिंदगी बिता सकता हूँ और अपना एक नया व्यापार शुरू भी कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा आदमी अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का यह सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये बाबा ना जाने कहां से आ रहे हैं और क्या कर्म करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं ही तो मुझे ऐसा करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 गठरी लेकर उन बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरियां खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन बूढ़े आदमी से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वो बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन बूढ़े आदमी से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह बूढ़ा आदमी बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा खजाना मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं ये काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह बूढ़े बाबा को चोर तो नहीं है, वरना इनके पास इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है, और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन बूढ़े आदमी से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह बूढ़े आदमी से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे यह सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन बूढ़े आदमी से नजरें बचाकर वह 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था
मानो उसे उन तीनों गठरी का वजन तक ना मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरिया में से वह सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरिया खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन बूढ़े बाबा ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा गुस्से हुआ। उसने सोचा, उन बूढ़े बाबा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के या अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। सच कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों गठरी उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह धकेल ही देगा है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में हमें दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए
जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको को यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूँ, या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखता देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आप मन के सारे विचार देखते ही खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से ना सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए स्वयं को देखना है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। जो समय और हालात के खिलाफ खड़ा रहा। शुरुआत उस रात से होती है जब शहर में हल्की बारिश हो रही थी और सन्नाटा गहराता जा रहा था। हर कदम पर अंधेरा और डर का साया था। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी जो किसी वीरान गली से आ रही थी। उस चीख ने विशाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाल ने बिना सोचे समझे अपनी छतरी उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। गली के अंधेरे को चीरते हुए जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की किसी दीवार के पास सहमी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। विशाल ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, कोई मेरा पीछा कर रहा था। विशाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने लड़की को थोड़ा संभलने का मौका दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सिमरन हूं। सिमरन पूरी तरह डरी हुई थी, इसलिए विशाल ने उसे घर तक छोड़ने की बात की। दोनों गली से निकलकर मेन सड़क की तरफ बढ़े। रास्ते में सिमरन ने बताया कि वह अपने दोस्त की पार्टी से लौट रही थी, तभी कोई ने अचानक मेरा पीछा करने लगा। घर छोड़ने के बाद विशाल वापस लौट गया, लेकिन उसके मन में सिमरन की वह डरी हुई आंखें बसी रहीं। अगले दिन विशाल ने फैसला किया कि वह सिमरन से फिर मिलेगा। कहानी का यह रहस्य और रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। सिमरन और विशाल की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनके बीच एक अनकही कड़ी बनने लगी। लेकिन हर बार जब वे मिलते, सिमरन के चेहरे पर एक अनजाना डर झलकता था। विशाल ने यह महसूस किया, लेकिन वह कुछ पूछने से हिचकिचाता था। एक दिन सिमरन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी का वह राज खोला जिसने विशाल को अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि उसके पीछे कोई शख्स है जो पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा है। वह न केवल उसे धमकी भरे संदेश भेजता था, बल्कि कभी कभी उसकी खिड़की के बाहर खड़ा भी नजर आता था।
विशाल ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह सिमरन को इस डर से आजाद कराएगा। वह उस व्यक्ति का पता लगाने और इस समस्या को खत्म करने की योजना बनाने लगा। विशाल ने सिमरन को भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसकी मदद करेगा। उसी रात उसने तय किया कि वह उस अजनबी का पता लगाएगा जो सिमरन को परेशान कर रहा था। उसने सिमरन के घर के पास निगरानी शुरू की। रात का समय था और गली में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे एक परछाई दिखी जो सिमरन के घर की खिड़की के पास घूम रही थी। विशाल तुरंत सतर्क हो गया और बिना देर किए उस परछाई का पीछा करने लगा। परछाई एक सुनसान गली में जाकर गायब हो गई। विशाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि यह मामला जितना साधारण दिख रहा था उतना है नहीं। अगले दिन उसने सिमरन को यह बात बताई, लेकिन सिमरन पहले से ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने विशाल से कहा, मैं तुमसे कुछ छिपा रही थी। विशाल ने गंभीर होकर पूछा, क्या छिपा रही थी सिमरन? अब मुझे सब सच सच बताओ। सिमरन ने कांपती आवाज में बताया, वह आदमी सिर्फ मुझे धमका ही नहीं रहा, बल्कि वह मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। एक बार उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक काट दिए थे और दूसरी बार उसने मेरे ऑफिस के रास्ते पर मेरा पीछा किया। मैं हर वक्त डर में जी रही हूं। विशाल यह सुनकर चौंक गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब बस, मैं तुम्हें इस डर से मुक्त कराऊंगा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन सिमरन ने मना कर दिया। उसने कहा, पुलिस को बताया तो वह और ज्यादा उग्र हो जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो वह मुझे मार देगा। विशाल ने खुद मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने सिमरन से उसके पुराने मेल और मैसेज दिखाने को कहा। वहां से उसे पता चला कि वह आदमी, जिसका नाम विवेक था, सिमरन का पुराना दोस्त था। लेकिन कुछ समय बाद विवेक का व्यवहार अजीब हो गया और उसने सिमरन को परेशान करना शुरू कर दिया। विशाल ने विवेक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि विवेक एक मानसिक रूप से परेशान आदमी था, जिसे कई बार अपना अपा खोके पर भी पुलिस ने चेतावनी दी थी, लेकिन वह हमेशा कानून के शिकंजे से बच जाता था। एक दिन जब सिमरन ऑफिस से लौट रही थी, विवेक ने उसका रास्ता रोक लिया। वह उसे धमकाने लगा। तभी अचानक विशाल वहां पहुंच गया। उसने विवेक का सामना किया और उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन विवेक ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम दोनों के लिए यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। उस रात विशाल ने विवेक की धमकी को गंभीरता से लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह विवेक को रोकने के लिए हर हद तक जाएगा। उसने सिमरन के लिए एक सुरक्षा योजना बनाई। विशाल ने सिमरन से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे एक दोस्त के घर में रहो। यह जगह सुरक्षित है और मैं इस बीच विवेक पर नजर रखूंगा। सिमरन पहले तो झिझकी, लेकिन फिर विशाल के रिक्वेस्ट करने पर तैयार हो गई। विशाल ने विवेक के हर कदम पर नजर रखने के लिए उसकी गतिविधियों का पीछा करना शुरू किया। उसने एक पुराने दोस्त से मदद ली जो एक निजी जासूस था। दोनों ने मिलकर विवेक की दिनचर्या, संपर्क और ठिकानों का पता लगाया। कुछ ही दिनों में उन्हें यह जानकारी मिली कि विवेक सिर्फ सिमरन को ही नहीं, बल्कि कुछ और लड़कियों को भी परेशान कर चुका था। विशाल ने जब सिमरन को यह सब बताया तो वह और भी डर गई। उसने कहा, क्या यह सब कभी ठीक होगा? मैं कब तक इस डर में जीती रहूंगी? विशाल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। इसी बीच कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। विशाल की बाइक की ब्रेक रात में किसी ने काट दी। सिमरन को एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी, जिनमें सिर्फ एक अजीबोगरीब हंसी सुनाई देती थी। विशाल के जासूस दोस्त के घर में चोरी हो गई और उसकी फाइलें गायब हो गईं। यह सब देखकर विशाल को लगा कि विवेक अब और खतरनाक होता जा रहा है। एक रात विशाल को सूचना मिली कि विवेक एक सुनसान गोदाम में कुछ योजना बना रहा है। उसने तुरंत पुलिस को खबर देने का सोचा, लेकिन फिर उसने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि कोई देरी हो। उसने सिमरन को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया और गोदाम की ओर जाने लगा। गोदाम के अंदर अंधेरा था। विशाल ने धीरे से अंदर कदम रखा। वहां उसे विवेक की आवाज सुनाई दी। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। विवेक कह रहा था, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। सिमरन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि वह किसी और की न हो सके। विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने विवेक का सामना किया और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ।
विवेक हंसते हुए बोला, क्या तुम अकेले मुझे रोकने आए हो? तुम नहीं जानते मैं कितना खतरनाक हूं। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। विवेक ने पहले से गोदाम में कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे थे, लेकिन विशाल ने अपनी सूझबूझ से उसे मात दी। आखिरकार पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिमरन और विशाल ने राहत की सांस ली। अब विशाल का डर भी खत्म हो चुका था, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। अब वे जानते थे कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के लिए संघर्ष करने और हर मुश्किल से लड़ने का साहस भी देता है। कुछ महीनों बाद विशाल ने सिमरन को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर प्रपोज किया। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे, और सिमरन ने विशाल का प्यार खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, प्यार में सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि साथ में खड़ा रहने का वादा, हर मुश्किल का सामना करने का हौसला और एक दूसरे के लिए जीने मरने का जज्बा होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानी के लिए मिलते हैं दोस्तों, जल्दी आज एक आपको ऐसी मैं नई एक कहानी 22 के साल साथ। के लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक सेठ आदमी के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। लड़के की जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह सेठ के पास जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता और खाना बनाकर खाता, फिर सो जाता।